नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार सुपर टेट यूपी टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है। आई थिंक ये हमारा 11वां या 12वां वीडियो है। हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक्स के लगातार जो चैप्टर्स हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर है वो है साउंड, ध्वनि। इसके ऊपर हम ये वीडियो लेके आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के काम इस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है, आप मुझे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक सब्सक्रिप्शन से बहुत खुशी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जो वॉइस बॉक्स है उसको और हम क्या कह सकते हैं, या वो और किस नाम से जाना जाता है? स्टमक, हार्ट, लैरिंग्स या माउथ? उसको हम पेट के नाम से जान सकते हैं, दिल, स्वर यंत्र या फिर मुंह। दोनों लैंग्वेज में रखा है क्योंकि बार बार बच्चों का आता था कि सर बाइलिंगुअल, तो दोनों लैंग्वेज में रखा है कि जो वॉइस बॉक्स है उसको हम और किस नाम से जान सकते हैं और किस रूप में उनको कह सकते हैं। स्टमक, पेट, हार्ट, दिल, लैरिंग्स, स्वर यंत्र या फिर माउथ, मुंह। आंसर आपने सोच लिया होगा। बिल्कुल, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन है इसका लैरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स होता है गले में उसको हम स्वर यंत्र या लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। साउंड इज़ अ काइंड ऑफ। जो साउंड है वो एक तरीके से क्या है? क्या वो एक वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है या प्रेशर है? जो आपका ये ध्वनि वो एक प्रकार का काम है, ऊर्जा है, बल है या दबाव है? साउंड एक प्रकार का काम है, वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है, काम, ऊर्जा, बल या दबाव। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा, तो बिल्कुल सही है। ध्वनि या साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा क्वेश्चन को। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। मानव कान का श्रवण सीमा जो है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज है या फिर 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज है? हिंदी में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, 20,000 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 25 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ अपनी उंगली उठाई है तो बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन की जो ईयर की रेंज है, इसके नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे का हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से नीचे का होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की अगर रेंज हुई तो हमारे कान फट जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई एक्स। जो ध्वनि की पिच है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा, स्पीड, एम्पलीट्यूड या लाउडनेस? हिंदी में देख लेते हैं तो आवृत्ति, गति, आयाम या जोर? पिच ऑफ साउंड, जो पिच होती है उसको हम किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, या फिर वो पिच जो होती है एक तरीके से वो किस में नापी जाती है? इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा होगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी में नाप बोलते हैं, या वो स्पीड में नापी जाती है, एम्पलीट्यूड है, या वो एक लाउडनेस है, आवृत्ति है, गति है, आयाम है या जोर है? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की तरफ सोचा है तो बिल्कुल सही है। ध्वनि की जो पिच है, जो पिच होती है वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर जितनी मतलब आपको कहेंगे कि कितनी पिच है तो मतलब कहेंगे कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे एक प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है कि जो पिच होता है वो ज़्यादा किसका होता है, महिलाओं का होता है या फिर पुरुषों का होता है? ध्यान रखिएगा, जो पिच होती है वो लड़कियों की या महिलाओं की ज़्यादा होती है, पुरुषों में लाउडनेस होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। सबसोनिक जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति होती है, क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मतलब मोर देन 20,000 हर्ट्स, 20 हर्ट्स से ज़्यादा होती है, 100 हर्ट्स होती है, 20 हर्ट्स से कम होती है, या फिर 20,000 हर्ट्स से भी ज़्यादा होती है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि साउंड जो चैप्टर है उसमें ज़्यादातर या तो आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या तो फिर सीधे कोई ना कोई आपके लिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा वो लोग दे देते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ उंगली रखी है, नाम ही है सब सोनिक,
छोटी सी सोनिक है, बिल्कुल सब सोनिक है, तो वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो सब सोनिक रेंज कहलाती है। और सब सोनिक रेंज या सब सोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो छोटी सी हरकत को जो पहचान लेते हैं वो सब सोनिक साउंड्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है वो है कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन या फिर एयर पॉल्यूशन। जो आपकी कॉक्लिया है वो किसका हिस्सा है? एक श्रवण अंग का हिस्सा है, ध्वनि उत्पादन अंग का हिस्सा है, पेशी अंग का हिस्सा है, या फिर ये वायु प्रदूषण का हिस्सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि चैप्टर ही साउंड चल रहा है। तो जो नीचे के दो अंग हैं, जो दोनों ऑप्शन हैं वो तो खत्म ही हो गए, बचा श्रवण अंग और ध्वनि उत्पादन अंग। इस दोनों में आपके लिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। ऑप्शन ए जो है सही है, हियरिंग ऑर्गन है, श्रवण अंग है, हमारे कान में है, जो सुनने के काम में आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज जो है वो किसके बराबर होता है? 1 वाइब्रेशन पर मिनट, मतलब कंपन, उसको हिंदी में लिख दिया। 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, 1 मिनट में 10 वाइब्रेशन के बराबर। 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, 1 मिनट में 60 वाइब्रेशन, या 1 मिनट में 600 वाइब्रेशंस। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर इस चैप्टर से आते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। पर मिनट में 60 हर्ट्ज होनी चाहिए, 60 वाइब्रेशन, 60 कंपन अगर हैं तो उसको हम 1 हर्ट्ज के बराबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ये तो सब बच्चों को पता होगा मेरे हिसाब से। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आई थिंक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता हो कि जो साउंड होती है वो ट्रेवल नहीं कर पाती, किस माध्यम में वो यात्रा नहीं कर सकती। साउंड एयर में, वाटर में, माफ़ करिएगा 2 बार एयर हो गया है, एयर, वाटर, और आप गैस सॉलिड ले लीजिए, एक सॉलिड कर लीजिएगा, और वैक्यूम, हवा, पानी, सॉलिड और वैक्यूम, किस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो देखिए आपको इसका आंसर पता ही होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती। ध्यान रखिएगा जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए। लाइट जो होती है उसको ज़रूरत नहीं होती, अगर मीडियम हो तो भी वो ट्रेवल करेगी, और अगर मीडियम ना हो तो भी लाइट ट्रेवल करती है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, जब वो चैप्टर आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं कि जो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, और वो कौन सी लाइट है, किसकी लाइट है जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जो आपके सामने फिजिकल एग्जाम्पल भी है। तो वो सब हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सही इसका उत्तर है वैक्यूम। वैक्यूम में हवा, वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती। द साउंड इज इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। अब देखिए, अभी आपने देखा कि जो हमारी ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो अब हम उसको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो साउंड ऑडिबल है हमारे लिए उसको हम कहते क्या? उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, उसको हम सोनिक साउंड कहते हैं, सब सोनिक साउंड कहते हैं, लाइट साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि, सोनिक साउंड, ध्वनि कर दिया पता नहीं क्यों, सब सोनिक ध्वनियाँ, या फिर प्रकाश ध्वनि। अभी हमने देखा था कि जो सब सोनिक होती हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती हैं। तो आपको ऑप्शन सी तो कैंसिल हो ही चुका है, बस ये आपके पास सिर्फ 3। तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर इसकी तरफ, ऑप्शन नंबर बी की तरफ अपनी नज़र डाली है, सोनिक साउंड्स, तो जो हमारे ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसको हम सोनिक साउंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। एक लोलक 4 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसकी समयावधि ज्ञात कीजिए। माफ़ करिएगा आंसर मैंने पहले ही दिखा दिया, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए 0.05 सेकेंड्स, बी 0.001 सेकेंड्स, सी 0.2 सेकेंड्स, और डी 0.1 सेकेंड। आंसर देखने के बावजूद भी आपको पता होना चाहिए, भैया ये क्यों आ गया जी बीच में, हटाइए। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करना कैसे है। अब आंसर पहले दिखा दिया है, तो अब इस क्वेश्चन को मुझे आप पर ही छोड़ना होगा। आप ही बताएंगे कि ये सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है,
अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे कि पेंडुलम का ऑसिलेशन भी दिया है, आपको टाइम भी दिया गया है और इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर दिखा दिया है। जिसको पता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें कमेंट सेक्शन में तो मज़े मुझे भी आएंगे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लाउडनेस जो है ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड? आवृत्ति, आयाम, समयावधि। पिच का शायद इन्होंने डेरा डालना लिखा है, पता नहीं क्यों। हिंदी में थोड़ी समस्या हो जाती है, पिच को शायद पिच ही कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी वाले भाई। पिच कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, आवृत्ति, आयाम या समयावधि कहेंगे। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने सी, एम्पलीट्यूड या फिर आयाम से ये डिटरमाइन या फिर निर्धारित की जाएगी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। एक कंपन निकाय द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, नॉइस कहलाती है, लाउडनेस कहलाती है या पिच कहलाती है? आवृत्ति, शोर, जोर या पिच? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता भी होगा इसका आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा था, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, एक कंपन होता है जब आपका एक कंपन 1 सेकेंड में जब होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, अपने किसी पिंड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, पीरियडिक मोशन या फिर फ्रीक्वेंसी, आयाम, दोलन, आवधिक गति या फिर आवृत्ति? तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ सोचा है तो बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे किसी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, कितना जा रहा है, वो उसका आयाम या फिर एम्पलीट्यूड कहलाता है। साउंड इज अ प्रोड्यूस्ड बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है? तो चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन बनता है या फिर उसकी डेफिनेशन ही है, नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से केवल, वाइब्रेटिंग और नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, वाइब्रेशन हैज़ नो रिलेशन टू साउंड या फिर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, केवल गैर कंपन वस्तुएं, कंपन और गैर कंपन वस्तुएं, कंपन का ध्वनि से कोई संबंध ही नहीं है या फिर केवल वस्तुओं को कंपन करने से ही ये साउंड प्रोड्यूस होती है। बहुत आसान, बेसिक और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर डी की सोचा, बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन जो है वो यही कह रहा है कि साउंड की डेफिनेशन बताइए। तो साउंड की डेफिनेशन ही कहती है कि व्हेन द टू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, जब कोई चीज़ कंपन करेगी तो ही ध्वनि प्रोड्यूस होती है, चाहे वो हमारा गला हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो घंटा हो और चाहे वो आपके डीजे हो, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी की आपको क्या बतानी है? यहाँ पे बतानी है यूनिट, की उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किस में व्यक्त करते हैं? किलोमीटर में, हर्ट्ज में, ग्राम में या डिग्री सेंटीग्रेड में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन इतने प्यारे हैं, किलोमीटर हो सकता नहीं, ग्राम हो सकता नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता नहीं, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, प्रति सेकेंड कितने दोलन हो रहे हैं, उसकी संख्या को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, पिच ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बहुत आसान है, दोलन का आयाम, दोलन की पिच, दोलन की आवृत्ति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ सोचा है, भाई देखिए आप बार बार देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, आप 15 बार देख चुके हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि जो दोलन की आवृत्ति है वो ही कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रति सेकेंड दोलन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अबव dB द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल। भाई देखो, अब भी आपने पढ़ा, माफ़ करिएगा ये भी आंसर आ जाता, कि जो कितना साउंड हो, कितनी डेसिबल की साउंड हो कि वो हमारे लिए पेनफुल हो जाएगा। 60 डेसिबल, 40 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल, इसके ऊपर अगर साउंड गई तो वो हमारे लिए पेनफुल हो जाएगा, दुखदाई हो जाएगा, दर्ददाई हो जाएगा। तो भैया dB से ऊपर ध्वनि शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाती है। सही उत्तर पता होगा, हर बार पेपरों में आ चुका है। तो 80 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि जाती है तो वो हमारे लिए दर्दनाक हो जाती है। वॉइस ऑफ मैन इज़ हैवी कंपेयर टू वुमेन। भाई आप भी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, मैंने बताया था पिच के लिए। तो जो स्त्री की तुलना में पुरुष की जो आवाज़ वो भारी क्यों होती है? क्योंकि मेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, मेल वोकल कॉर्ड इज़ शॉर्टर, मेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, द कंसेप्ट इज़ नॉट रिलेटेड। महिला मुखर कॉर्ड लंबी है, नर वोकल कॉर्ड छोटा होता है, नर वोकल कॉर्ड लंबा होता है, या फिर अवधारणा संबंधित ही नहीं है। मैन की आवाज़ भारी है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेल वोकल कॉर्ड लंबा होता है, नर वोकल कॉर्ड लंबी होती है, इसलिए जो आदमी हैं उनकी आवाज़ भारी होती है और महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंत है। नए व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक छोटे से काम से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, और वीडियोस अब तेज़ी से लाता जाऊँगा क्योंकि अब थोड़ा मैं फ्री हो चुका हूँ बहुत दिनों बाद। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, उसका आंसर बताइए। आप जितना एक्टिव होंगे उतना मुझे भी मज़ा आएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।